मुझे कोई जरूरत नहीं है। पीठ पर बड़ी सी एक्स टांगे और सीने पर हाथ बांधे खड़े उस रफ आदमी को ज्यादा सफाई देना जरूरी नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि ऑकस का ब्लडी स्टोन उसी को मिला था। ये लोग दिमाग के कच्चे नहीं थे और काफी समय से शक कर रहे थे। इसलिए ब्लडी ट्रेजर खुलते ही उन्होंने तेजी से ब्लडी स्टोन अपने कब्जे में ले लिया। स्काई स्नेक स्टार और बीस्ट वॉक्सिंग जैसी फोर्सेस तो बस दूसरों का फायदा करा रही थीं। यानफे अंदर ही अंदर ठंडा पड़ गया। ईस्टर्न और सदर्न रीजन्स पर राज करने वाले ये मास्टर सच में साधारण नहीं थे। क्या किसी ने ऐसा सोचा था? डेविल बाओ टियन गुस्से से उबल रहा था। साउथ ईस्ट चाइना में वो शेनक्वान लियांगवान के साथ ओवरलॉर्ड का टाइटल शेयर करता था, पर वो बेवकूफ लग रहा था। बाकी लोगों ने ब्लडी स्टोन के पीछे छुपे मतलब को पहले ही समझ लिया था। सिर्फ वही मजे से लोगों को मारते हुए खजाने के लिए लड़ता रहा और आखिर में ब्लडी स्टोन उठाना ही भूल गया। लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। डेविल बाओ टियन ने छू लिन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। लड़के, मेरा और टाइम वेस्ट मत कर, मुझे ब्लडी स्टोन दे दे। तूने पहले जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं तुझे माफ कर दूंगा। डेविल बाओ टियन जैसे ही इरादों के साथ ड्रैगन स्पीयर हीजी भी आगे आया। वो साउथ ईस्ट रीजन का एक और मास्टर था। अपनी पीठ पर एक लंबी चमकदार सिल्वर स्पीयर टांगे हीजी 2 कदम चलकर डेविल बाओ टियन के बगल में आकर खड़ा हो गया। वो छू लिन को घूर रहा था। उसका चेहरा एकदम सख्त था। यान फे की आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसकी तरकीब काम कर गई थी। अब वो देखना चाहता था कि छू लिन इस मुसीबत से कैसे बचकर निकलता है। शुआ। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। सबकी नजरें छू लिन पर टिक गईं। कुछ आंखों में लालच था तो कुछ में डर। छू लिन ये लड़का तो दो मास्टर्स को एक साथ उकसा रहा है। चाहे वो यानफे की असली ताकत न जानते हों, लेकिन ये दोनों साउथ ईस्ट चाइना के काफी पुराने और खूंखार खिलाड़ी थे। ब्लड स्टार अरीना के खुलने के बाद से ही उन्होंने ब्लड स्टार के साउथ ईस्ट रीजन पर अपना दबदबा बना रखा था। ये दोनों बहुत खतरनाक टायरेंट्स थे। ऐसे खतरनाक लोगों को सामने देखकर साउथ ईस्ट चाइना में कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। लियांगवान, वान चुन और बाकी लोग हैरान थे। उनके पास पहले से ही ब्लडी स्टोन्स थे। जाहिर है वो लोग पत्थर के लिए कोई गंदा खेल नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन वो छू लिन की मदद भी नहीं करने वाले थे। वो छू लिन को लेकर काफी क्यूरियस थे। इतने खतरनाक दुश्मनों के सामने कोई भी जीतने का दावा नहीं कर सकता था। ऐसे में छू लिन खुद को कैसे बचाएगा? यानफे अपने सामने का नजारा देखकर मुस्कुरा उठा। उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। अगर लियांगवान और वानचुन लड़ाई में नहीं भी कूदते तब भी छू लिन को खत्म करने के लिए ये 2 ओवरलॉर्ड्स ही काफी थे, और वैसे भी वो खुद भी कोई मामूली आदमी नहीं था। छू लिन। व्हाइट ड्रैगन गन हीजी की आवाज एकदम ठंडी थी। उसके लंबे घोड़े जैसे चेहरे पर जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बस मुझे एक ब्लडी स्टोन दे दो और मैं तुम्हारे दूसरे ब्लडी स्टोन के मामले में दखल नहीं दूंगा। मामला इस मोड़ पर पहुंचते देख छू लिन थोड़ा हैरान था। कुल मिलाकर सिर्फ 5 ब्लडी स्टोन्स थे और उनमें से 2 उसके पास थे। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये ताकतवर लोग उस पर लालची नजरें गड़ाए हुए थे। जिन बाकी लोगों के पास ब्लडी स्टोन्स थे वो काफी समय से मशहूर थे। उनकी शोहरत के रास्ते खून और कांटों से भरे थे। उनके पैरों तले अनगिनत लाशें दबी थीं। ऐसे में छू लिन को एक आसान शिकार समझना नॉर्मल था। उनके दिमाग में छू लिन का खतरा लियांगवान और वानचुन के मुकाबले बहुत कम था। छू लिन तुरंत चुप हो गया। छू लिन, अगर तुम में कुछ स्किल्स हैं भी तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों के सामने टिक पाओगे? मुझे एक ब्लडी स्टोन दे दो। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे और डेविल बाओ टियन के बीच नहीं आऊंगा। डेविल बाओ टियन को छू लिन से रिक्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो छू लिन को जिंदा फाड़ देना चाहता था। उसने गुस्से से नाक सिकोड़ी और हाथ बांधकर दूसरी तरफ देखने लगा। लोग छू लिन को तीखी नजरों से देख रहे थे। अब हालात एकदम साफ थे। छू लिन या तो दोनों ब्लडी स्टोन्स रखकर 2 ओवरलॉर्ड से लड़े या फिर एक पत्थर देकर सिर्फ एक ओवरलॉर्ड का सामना करे। जाहिर है कि दूसरी शर्त में बचने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। कोई बेवकूफ भी सही फैसला चुन लेता। लेकिन छू लिन ने हल्के से अपने हाथ मोड़े और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम यहां 2 लोग हैं। ये दोनों ब्लडी स्टोन्स बेकार नहीं जाने वाले, इसलिए माफ करना, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। वहां खलबली मच गई। स्क्वायर में लोग बुरी तरह हैरान थे। कुछ को तो ये बात मजाक लग रही थी। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? ये छू लिन 2 ओवरलॉर्ड्स के साथ साथ शुआनवू टेम्पल की विरासत संभालने वाले जिंदा यानफे से भी भिड़ना चाहता था। इस लड़के को सच में नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। छू लिन। पर्पल मून ने हल्के से छू लिन का हाथ दबाया। क्या दूसरा ब्लडी स्टोन उसके लिए था? वो अंदर से बहुत घबरा रही थी। साउथ ईस्ट रीजन्स के 2 मास्टर्स से एक साथ लड़ना बहुत खतरनाक था। वो नहीं चाहती थी कि छू लिन इतना बड़ा रिस्क ले। कुछ नहीं छू लिन ने बस सामने देखते हुए हल्के से जवाब दिया। ड्रैगन गुण हे जी का चेहरा लाल हो गया। उसने भारी आवाज में फुफकारते हुए कहा, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। डेविल बाओ टियन जोर से हंसा। मजेदार, बहुत मजेदार। हे जी, तुम्हें इतना प्यार से बात करने की क्या जरूरत है?
अगर तुम्हें चू लिन के हाथ का ब्लडी स्टोन चाहिए तो बस उसे छीन लो। हमारा ओवरलॉर्ड का टाइटल कोई बातों से नहीं मिला है। अगर हम ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तो हमारे ओवरलॉर्ड नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। चू लिन ने डेविल बाओटियान को ठंडी नजर से देखा, लेकिन उसने उससे बात करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक ब्लडी स्टोन छिटक कर उसके बगल में खड़ी पर्पल मून के पास पहुंच गया। एक खूबसूरत लड़की के साथ लंबे समय तक चलना उसके लिए मुश्किल था, पर बिना कोई कदम उठाए रहना और भी मुश्किल था। चू लिन ने अपनी कलाई घुमाई और एक गहरी सांस लेकर छोड़ी। अब एक खूंखार लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस वक्त वो कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। तुम दोनों, अब जबकि चू लिन इतना लालची हो ही गया है तो चलो खेल शुरू करते हैं, यानफे ने चालाकी से कहा। जहां तक इन दो ब्लडी स्टोन्स की बात है, हम इस चू लिन को मारने तक इंतजार करते हैं। उसके बाद हम इसे आराम से बांट लेंगे, क्या कहते हो? तो फिर आ जाओ, चू लिन ने हल्के से जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा स्वागत है। ड्रैगन गन ही जी ने अपना हाथ पीठ के पीछे ले जाकर अपनी लंबी ब्राइट सिल्वर स्पीयर खींच ली। शुआ शुआ शुआ। स्पीयर एक ड्रैगन की तरह लग रही थी। उसे कसकर हाथ में पकड़ा गया था और उसकी नोक सीधा चू लिन की तरफ थी। उसका जानलेवा इरादा पूरी हवा में फैल गया। मारो! ड्रैगन स्पीयर हीजे, डेविल बाओटियान और यानफे एक साथ आगे बढ़े। तीनों का खतरनाक प्रेशर चारों तरफ से फैलते हुए सिकुड़ने लगा और एक भारी चट्टान की तरह छू लिन को कुचलने के लिए टूट पड़ा। ब्लड डेविल ब्रेक्स द आर्मीज पाम। डेविल बाओटियान ने अपनी पुरानी स्किल फिर से इस्तेमाल की। उसका एक ही वार जानलेवा था। चू लिन ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, एक गोल्डन जायंट फिंगर उसकी तरफ इशारा करते हुए सामने आ गई। उस विशाल उंगली पर एक बेहद तेज और खतरनाक चमक थी। लड़के, मुझे लगता है तुम एक साथ कई लोगों से लड़ सकते हो। ड्रैगन स्पीयर हीजी एक सिल्वर ड्रैगन की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसने चू लिन पर वार कर दिया। डिंग! पर्पल मून ब्लेड के एक ही झटके से तलवार से निकली सिल्वर लाइट टकराकर दूर जा गिरी। तुम्हारी टक्कर मुझसे है। 1000 ब्लेड सोर्ड फॉर्मूला। पर्पल मून तेजी से आगे बढ़ी और ड्रैगन स्पीयर हीजी से बुरी तरह भिड़ गई। पर्पल लाइट और सिल्वर ड्रैगन लाइट आपस में उलझकर जोरदार तरीके से टकराने लगीं। हथियारों के टकराने की तेज आवाजें गूंजने लगीं और हर तरफ बस चिंगारियां और हथियारों की चमक दिख रही थी। यानफे ने गुस्से से अपने दांत पीसे। चू लिन को मारने का यह सबसे सही मौका था। उसे ये मौका किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना था। स्वानवू फिस्ट। चू लिन की नजरें उस पर गईं और तभी उसके पैरों से एक काली परछाई तेजी से बाहर निकली। वो परछाई बहुत घनी थी और वहां एक तेज हवा बहने लगी। ईवल नाइटमेयर शैडो एक बार फिर बाहर आ गई थी। चू लिन अच्छे से जानता था कि रिटर्न टू द मेटाफिजिकल रेल्म वालों को हराने वाले यानफे के खिलाफ ईवल नाइटमेयर शैडो का टिकना बहुत मुश्किल था। इसलिए चू लिन ने सारी रुकावटें हटा दी और वैनिशिंग पावर की ताकत भी ईवल नाइटमेयर शैडो के लिए खोल दी। वो बस इतना चाहता था कि ये परछाई थोड़ी देर और टिक जाए। मुझे पता था। डेविल बाओटियान उस परछाई को देखते ही आग बबूला हो गया। वो परछाई और चू लिन एक साथ थे। उस स्टोन चेंबर में चू लिन ने उसे बेवकूफ बनाया था। सोल सैक्रिफाइस पिल पक्का चू लिन के ही हाथों में होगी। धाड़! ब्लड डेविल ब्रेक्स द आर्मीज पाम की खतरनाक ताकत और गोल्डन जायंट फिंगर आपस में टकराकर फट पड़े। चारों तरफ धुआं फैल गया और चू लिन की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपना हाथ घुमाया और कई गोल्डन जायंट फिंगर्स सीधा डेविल बाओटियान की तरफ उड़ गईं। इस जोरदार हमले में चू लिन की जीन एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी। शुआ! चू लिन ने तुरंत ग्रीन शैडो आर्मर, फियर्स टूथ लायन का बोन मैरो और सोल सैक्रिफाइस पिल बाहर निकाल लिए। फियर्स टूथ लायन के बोन मैरो में उसकी बची हुई आत्माएं थीं। सोल सैक्रिफाइस पिल उन आत्माओं को वापस जिंदा कर सकती थी, जबकि ग्रीन शैडो आर्मर में कई खतरनाक जानवरों के सोल फ्रैगमेंट्स भरे हुए थे। चू लिन बिना किसी झिझक के तेजी से आगे बढ़ा। जीन एक्सट्रैक्शन। वो तीनों चीजें अचानक आपस में जुड़ गईं। उनका असली एसेंस एक दूसरे में घुल मिल गया और चू लिन के हाथों में एक गहरे हरे रंग का सब्सटेंस बन गया। जिजी! चू लिन ने तुरंत उस ऑब्जेक्ट को एक छोटे से कांटे का आकार दे दिया। यही रेड ड्रैगन रॉबरी का असली रूप था। बोन मैरो की आत्माओं और सोल सैक्रिफाइस पिल के असर से उस छोटे से कांटे से एक खूंखार ऑरा बाहर निकलने लगी। उस सायन रंग के कांटे पर खून के रंग जैसी कई नसें उभर आईं, जो किसी जिंदा जीव की नसों जैसी लग रही थीं। फियर्स टीथ एंड ब्लड स्टैब तैयार हो गया। गू डू! उस कांटे से किसी लिक्विड के बहने की अजीब सी आवाज आ रही थी। उस पर बनी खूनी नसें हल्के से कांपने लगीं और उसमें से एक जंगली ऑरा बाहर फूट पड़ी। चू लिन की इन हरकतों ने वहां मौजूद लोगों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। यहां तक कि हमेशा चौकन्ने रहने वाले लियांग ग्वान और वान चुन ने भी ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। चू लिन आखिर कर क्या रहा था? धाड़! डेविल बाओटियान ने एक के बाद एक कई गोल्डन जायंट फिंगर्स को तोड़ डाला और एक काले चेहरे के साथ चू लिन को घूरने लगा। भले ही उसे नहीं पता था कि चू लिन क्या कर रहा है, पर उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। इस लड़के के पास बचने के बहुत सारे तरीके थे। चू लिन बहुत अजीब है। खुद को मत रोको, अपनी पूरी ताकत लगा दो। डिंग!
डांग, ड्रैगन स्पीयर और हीजी दोनों ही जोश से चमक रहे थे। वो कुछ देर के लिए पर्पल मून के साथ भिड़ रहे थे। वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे अपने सामने रखे ब्लडी स्टोन का ख्याल आया, हीजी और भी ज्यादा खूंखार हो गया। वो बस इस पर्पल बालों वाली औरत को मौत के घाट उतारना चाहता था। देवियों और सज्जनों, यानफी ने एक बार फिर कहा, ये लड़का छूलिन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज हमने उससे पंगा ले लिया है, अगली बार शायद हम उसके सामने टिक भी न पाएं, इसलिए अपनी पूरी जान लगा दो। यान फेई चू लिन को काफी अच्छे से जानता था। जब स्टार डीमन पैलेस को चू लिन के बारे में पता चला था, तब उस मामूली से लड़के की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन एक छोटे से साल में ही उस लड़के ने सबको पीछे छोड़ दिया था। भले ही यानफे ऊपर से उसे नीचा दिखाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे डरने लगा था। वो लड़का उसके लिए एक बुरा सपना बन चुका था। डेविल बाओतियान और ड्रैगन स्पीयर हीजी ने ठंडी आंखों से यानफे की तरफ देखा और फिर नाक से कोड़ ली। भले ही उन्हें किसी के इशारों पर नाचना पसंद नहीं था, लेकिन यानफे ने सच कहा था, छू लिन को मरना ही होगा। धाड़, तीनों की सबसे खतरनाक ताकत एक साथ बाहर आ गई। मैजिक फिस्ट, सिल्वर ड्रैगन सोल गन, स्वांडी पाम। वो तीनों अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया था। पूरे आसमान में खूंखार एनर्जी के धमाके होने लगे। उन तीनों के इशारे पर वो खतरनाक ताकतें चू लिन और पर्पल मून को कुचलने के लिए नीचे गिरने लगीं। जियुए का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि छू लिन कुछ कर रहा था और वो अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। वो इन लोगों को छू लिन के बीच में नहीं आने दे सकती थी। डांसिंग अमंग द फ्लावर्स ऑफ द मून। पर्पल मून ने हवा में कई बार वार किया और आसमान में पर्पल ब्लेड्स छा गईं। मून ब्लेड तेजी से कांप रही थी। जियुए के शरीर से जीन एनर्जी समंदर की लहरों की तरह बहकर मून ब्लेड में जाने लगी। इसके बाद मून ब्लेड ने उस जीन एनर्जी को चारों तरफ फैला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मून ब्लेड उस भारी ताकत को सह नहीं पा रही हो। मून ब्लेड क्रॉस कट। पर्पल मून ने अपने दांत कसकर भींचे। ये एक बेहद ताकतवर मूव थी जो आसमान में मौजूद उन 3 जानलेवा हमलों से जाकर टकरा गई। धाड़, आसमान में वार करती मून ब्लेड उन 3 जोरदार हमलों के सामने कमजोर पड़ गई और पर्पल कमल का फूल धीरे धीरे बिखरने लगा। दोनों क्रॉस कटिंग अटैक सामने वाली एनर्जी से टकराकर ऐसे गायब हो गए जैसे समंदर में डूब गए हों, और दुश्मनों के खतरनाक हमलों ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। चरमराने की आवाज आई। जियुए के हाथ में पकड़ी मून ब्लेड में हल्की सी दरार आ गई थी। हथियार तेज जरूर था, लेकिन ये कोई जादुई हथियार नहीं था, इसलिए वो इतना भारी प्रेशर सह नहीं पाया। जियुए ने अपनी हल्की पर्पल आंखें उठाईं और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। यानफे और साउथ ईस्ट रीजन के उन 2 ओवरलॉर्ड्स के करीब आधे हमलों को उसने काट दिया था, लेकिन बाकी की आधी ताकत सीधा चू लिन और जियुए पर आ गिरी। हाँ, छोटी बच्ची, ये बहुत ताकतवर है। मैं भी देखता हूं कि तुम इसे रोक पाती हो या नहीं। डेविल बाओटियन के चेहरे पर खून की प्यास और जोश साफ दिख रहा था। उसने अपना हाथ घुमाया और एक और ब्लड डेविल ब्रेक्स द आर्मीज पाम नीचे गिरा दिया। इतने होनहार जवान लड़के को अपने हाथों से जिंदा कुचलकर मारने का ख्याल ही उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। वो खून का प्यासा शैतान था। छू लिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। इस वक्त उसे सिर्फ वक्त चाहिए था, लेकिन ये लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। छू लिन ने अपना हाथ उठाकर हवा में घुमाया। एक सुनहरे हाथ ने पर्पल मून को पूरी तरह से कवर कर लिया। उसी पल कई सिल्वरी व्हाइट बीम्स आसमान की तरफ उड़ गईं। शैडो, चू लिन ने ठंडी आवाज में फुफकारा और ईविल नाइटमेयर शैडो ने बहादुरी से वैनिशिंग पावर को खुद पर लपेटा और हवा में उड़ गई। धाड़, एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और चू लिन की जीन एनर्जी और वैनिशिंग पावर पानी की तरह बहकर खत्म होने लगी। वैनिशिंग पावर के पॉइंट्स तेजी से गिरने लगे। वो 20,000 पॉइंट से सीधा शून्य पर आ गए। जोरदार हमले के सामने ईविल नाइटमेयर शैडो भी टूटकर बिखर गई और फिर एक छोटी सी काली परछाई चू लिन के पैरों के पास आ गिरी। पर्पल मून ने अपने दांत पीसे और पीछे हटकर चू लिन के पास आ गई। वैनिशिंग पावर के कई बैरियर्स होने की वजह से उसके शरीर पर उस जानलेवा ताकत का ज्यादा असर नहीं हुआ था। छू लिन? पर्पल मून ने अपने चेहरे से खून का दाग पोंछा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और वो किसी भी पल फिर से लड़ने के लिए तैयार थी। उसके पास अभी भी काफी जीन एनर्जी बची हुई थी। अफसोस, बिना हथियारों के उसके हमले बहुत कमजोर पड़ने वाले थे। मुझे करने दो, छू लिन ने धीरे से कहा। पर्पल मून पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। पीछे मुड़कर उसने छू लिन के चेहरे पर लड़ने का जज्बा देखा। उसका दिल एकदम शांत हो गया। अपने पीछे ऐसे आदमी के होने से उसे लगा कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो लोग बच ही जाएंगे। चू लिन के हाथों में मौजूद शॉर्ट स्पाइन्स हल्के पीले रंग की थीं। उस हल्के रंग में कुछ अजीब ब्लड कलर्ड लाइंस मिली हुई थीं। वो लाइंस हल्की हल्की हिल रही थीं, बिल्कुल किसी की ब्लड वेसल्स की तरह। दहाड़, फियर्स टूथ ब्लड स्टैब से एक भारी दहाड़ गूंजी, यहां तक कि जियुए का दिल भी जोर से धड़कने लगा। उस शॉर्ट थॉर्न में सच में बहुत भयानक पावर लग रही थी। छू लिन, ड्रैगन स्पीयर हीजी की आंखों में एक चमक दौड़ी। वो हमेशा चौकन्ना रहता था और उसे रिस्क्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालात अचानक बदल गए थे
और उसने अपना बचाव करने का पैंतरा अपना लिया था। चू लिन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मुझे वो ब्लडी स्टोन दे दो और मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन छू लिन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस तारीफ भरी नजरों से पर्पल मून को देखा। ध्यान रखना, तुम्हारी नाइफ टूट चुकी है। मेरे पीछे खड़ी रहो। पर्पल मून ने अपनी आंखें घुमाई और चुपचाप चू लिन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जियुए की जिंदगी में यह पहला मौका था जब कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। छू लिन ने ड्रैगन स्पीयर हीजी की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन हीजी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने कसम खाई कि वो छू लिन को इसकी सजा देकर रहेगा। डेविल बाओटियन जोर से हंसा। हेजी, तुम इस लड़के की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? ये लड़का तो एक सख्त पत्थर की तरह है। जब तक तुम इसे कुचल नहीं देते तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। छू लिन चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में फियर्स टूथ को कसकर पकड़ा और ब्लड थॉर्न पर हल्का सा जोर लगाया। ब्लड थॉर्न से एक ऐसी एनर्जी बाहर निकली जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। उसके अंदर से फुंफकारने और चीखने की आवाजें आने लगीं, जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये तो इस अजीब और पुरानी एनर्जी को महसूस करके लियांग गुआन और वानचुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में शक और घबराहट साफ दिख रही थी। इसे मार डालो। डेविल मैन बाओ तियन बुरी तरह डर गया था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर उन तीनों ने एक साथ ठंडी सांस ली, अपनी जगह से छलांग लगाई और छू लिन पर टूट पड़े। फियर्स टूथ एंशिएंट सोल, बाहर आओ। चू लिन बुदबुदाया और उसकी फियर्स टूथ कांपने लगी। बूम! ब्लड स्टैब से एक घनी हवा बाहर निकली और फिर एक तेज सफेद लाइट का खंभा आसमान की तरफ फूटा। पलक झपकते ही उसने पूरे आसमान को ढक लिया। इस जमीन हिला देने वाले धमाके ने सबको चौकन्ना कर दिया। उन सबने आसमान में उस लाइट के खंभे को देखा। उस रोशनी ने ग्रे आसमान को बिल्कुल दिन की तरह चमका दिया था। दहाड़! वो सफेद रोशनी सिकुड़ने लगी और उसके अंदर से एक बहुत बड़े एलियन जानवर का शरीर बनने लगा। उसकी भयानक दहाड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी पुराने जमाने से आ रही हों। रोशनी की लहरें उठीं और उन्होंने जमीन पर एक भारी प्रेशर बना दिया। जैसे ही वो प्रेशर फैला, बाओ तियन और उसके साथियों का दिल कांप उठा। उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो सभी अपनी पूरी जीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अचरज भरी नजरों से हवा में देखा। वो इतने स्ट्रांग थे कि दूसरी शेनहुइशुआन डिजास्टर में भी जिंदा बच गए थे। लेकिन ये चीज उन अर्ली रिटर्निंग वॉरियर्स को भी आसानी से कुचल सकती थी। ये छू लिन। लियांग गुआन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड था। वानचुन की तो जैसे सांस ही अटक गई। हवा में उड़ते उस बीस्ट के भूत को देखकर उसे भी अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। क्या छू लिन के पास सच में इतना खतरनाक हथियार था? फुंफकारने की आवाज गूंजी। पूरे स्क्वायर में हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगीं। लोग दिन के उजाले में उस विशाल बीस्ट को देखकर बुरी तरह डर गए थे। वो 100 मीटर्स ऊंचा एक सफेद डीमन लायन था। उसके मोटे लिन आर्मर पर भयानक खून के रंग की लाइंस रेंग रही थीं। उसके शरीर पर मौजूद स्केल्स में गहरी दरारें और क्रिसक्रॉस पैटर्न्स बने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो जो सिर से लेकर पैर तक हथियारों से लैस हो। फियर्स टूथ डीमन लायन की आंखों में खून जैसी लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे वो इंसानों को कच्चा चबा जाना चाहता हो। उसके लिन आर्मर पर मौजूद ब्लड लाइन्स किसी अजीब तरीके से तैर रही थीं, जिन्हें समझना नामुमकिन था। ये उसी फियर्स टूथ डीमन लायन की बची हुई आत्मा थी जिसे सोल सैक्रिफाइस पिल ने दोबारा जिंदा किया था। सोल सैक्रिफाइस पिल का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके अलावा ग्रीन शैडो आर्मर में मौजूद टूटी फूटी आत्माओं को इसने अपने चारे की तरह इस्तेमाल किया था। इसी वजह से वो प्राचीन काल का खूंखार जानवर फियर्स टूथ डीमन लायन अब सामने खड़ा था। ये क्या मुसीबत है? बाओ तियान और बाकी लोगों का खून जैसे जमने लगा था। उनकी आंखों में दिखने वाली हैरानी पहले डर में बदली और फिर एक खौफ में। उस विशाल बीस्ट के शरीर से निकलने वाली एनर्जी उन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यान फेई का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। छू लिन की इस चाल ने उसकी सारी साजिशों पर पानी फेर दिया था। भले ही उसने उस अजीब जानवर की परछाई से अभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर ही लग रहा था कि उन तीनों के पास बचने का कोई मौका नहीं है। इतना सब कुछ प्लान करने के बाद भी क्या वो छू लिन को हरा नहीं पाएंगे? उन सबने गहरी सांस ली। बाओ तियन और हेजी दोनों ने एक साथ ठंडी सांस ली। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरा शरीर कांपने लगा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि छू लिन उन तीनों के सामने इतना बेखौफ क्यों था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि वो इतनी देर से समय क्यों बर्बाद कर रहा था। वो बस इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये सच में एक बहुत भयानक चाल थी। वो तो एंशिएंट फियर्स टूथ डीमन लायन है। लियांग गुआन और वानचुन ने भी हवा में उड़ते उस मॉन्स्टर की तरफ देखा। उन्हें काफी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। लियांग गुआन के पीछे खड़े एक स्ट्रांग आदमी ने हैरान होकर कहा, चू लिन इस फियर्स टूथ डीमन लायन जैसे अजीब बीस्ट्स को कैसे समन कर सकता है? ये तो स्टारी स्काई का एक मॉन्स्टर है।
अगर ये पूरी ताकत वाला फियर्स टूथ डीमन लायन होता तो श्वानजिंग रैंक वाले वॉरियर्स भी इसके मुंह में सिर्फ शुगर बीन्स की तरह होते। वो उन्हें एक ही बार में निगल जाता। लियांग गुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कोई पूरा फियर्स टूथ डीमन लायन नहीं है, ये बस उसकी बची हुई आत्मा है। अगर ये असली फियर्स टूथ डीमन लायन होता तो भला वो किसी ब्लडी अरीना में क्यों हिस्सा लेता? वो सीधा इसे बुलाता और सबको कुचल देता, यहां तक कि उस एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट के मॉन्स्टर्स को भी इसके सामने घुटने टेकने पड़ते। ली यूबाई ने अपने होंठ भींचे। उसकी आंखें थोड़ी शांत लग रही थीं, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। भले ही ये पूरा फियर्स टूथ डीमन लायन ना हो, फिर भी ये कोई मामूली बात नहीं है। चू लिन के हाथ ये चीज आखिर लगी कैसे? शेनक्वान लियांगुआन ने एक गहरी सांस ली। मुझे हमेशा से लगता था कि चूलिन कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना पावरफुल होगा। अब बाओटियन और हीजे उसे नहीं हरा सकते। आने वाले वक्त में चूलिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। खैर, बाओटियन और हीजे की किस्मत ही खराब है। स्क्वायर में खड़े एलाई बाई के छोटे भाई ने बड़ी उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। छू लिन ने सामने खड़े उन तीनों लोगों को देखा। क्या तुम तीनों तैयार हो? आओ और इसकी पावर का मजा चखो। उनकी घबराहट के बीच चू लिन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और उसकी एनर्जी तेजी से बढ़ी। हवा में मौजूद उस विशाल रोशनी की परछाई ने तुरंत एक ऐसा पंजा निकाला जो मैजिक लिन से भरा हुआ था और नीचे खड़े उन चारों डीमंस पर जोरदार वार किया। हवा चीरने की आवाज आई। वो सफेद और विशाल पंजा हवा को चीरता हुआ नीचे आया। एक तेज धमाके की आवाज गूंजी और हवा में खून की एक लंबी लकीर खिंच गई। फियर्स टूथ डीमन लायन की बची हुई आत्मा की स्पीड वहां मौजूद सभी लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज थी। उन लोगों की आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और उनके दिलों में खतरे की घंटी बज उठी। उनकी जीन एनर्जी अपने आप शरीर से बाहर निकली और उन्हें ढाल की तरह कवर कर लिया। वो सभी एक तेज चमक में घिर गए। उनके शरीरों पर कलरफुल फिल्म्स बन गईं और उनकी ओरिजिनल धार्मा बॉडीज बाहर निकल आईं। जब उन तीनों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, तब तक फियर्स टूथ डीमन लायन का पंजा उनके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। सबके देखते ही देखते वो पंजा उस चमकती हुई नियॉन फिल्म पर बेरहमी से आ गिरा। एक तेज धमाके की आवाज हुई। उन तीनों स्ट्रांग आदमियों की ओरिजिनल धार्मा बॉडीज कागज के खोल जैसी साबित हुईं, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स ही टिक पाईं। लोगों की खौफनाक नजरों के सामने वो बिना किसी रुकावट के फट गईं। फिर उनके आर्मर्स की बारी थी। वो हवा में कलरफुल तरीके से फैले और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गए। हवा में खून के छींटे उड़े। आखिर में वो तीनों पीछे की तरफ उड़ते हुए गए और स्क्वायर के किनारे जा गिरे। उन तीनों के मुंह से खून निकला, जिसने स्क्वायर के एक कोने को लाल कर दिया। स्क्वायर में मौजूद लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उन्होंने छू लिन को देखा और अब उनकी आंखों में उसके लिए कोई मजाक या बेइज्जती नहीं थी। चू लिन का नाम अब साउथ ईस्ट चाइना के उन दो पावरफुल मास्टर्स से भी बड़ा हो गया था। डेविल बाओटियान और ड्रैगन स्पीयर हीजे वो स्ट्रांग वॉरियर्स थे जिनका सेकंड रिटर्न टू श्वानजी में काफी दबदबा था। बाओतियान और हीजे जैसे लोगों को अगर थोड़ा टाइम मिलता तो वो लेजेंडरी ब्लडी लिस्ट में भी अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन अब वो छू लिन के सामने मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े थे। हेजी ने कराहते हुए कहा। वो लड़खड़ाते हुए उठा और उसने छू लिन की तरफ सिर्फ डर से देखा। एक अजीब बीस्ट के भूत ने उन तीनों को हरा दिया था। छू लिन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो पंगा ले सके। छू लिन ने हल्के से मुंह खोला और उसकी आवाज में एक ठंडक थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यहां से दफा हो जाओ। ड्रैगन स्पीयर हीजी ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। वो लड़खड़ाते हुए उठा और छू लिन की तरफ हाथ जोड़कर बोला, मुझे जिंदा छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया छू लिन। ड्रैगन स्पीयर हीजी ने कहा और अपनी दो कटी हुई गन्स उठाकर धीरे धीरे हवा में उड़ा। वो स्क्वायर के बाहर उस अंतहीन खालीपन की तरफ उड़ गया। उसने कोई कड़वी बात नहीं कही और ना ही उसमें कोई नाराजगी दिखाने की हिम्मत थी। उसके दिल में बस अपनी हार की कड़वाहट थी। डेविल बाओटियान भी उठा और उसने चू लिन को घूरते हुए कहा, तुम बहुत जालिम हो। छू लिन, मेरा इंतजार करना। ड्रैगन स्पीयर हीजी के बिना भले ही डेविल बाओटियान खून का प्यासा था, लेकिन उसमें अपनी मर्जी से कोई गलती करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसे अपनी हार माननी पड़ी और वो वहां से जाने की तैयारी करने लगा। वो आगे चलकर अपने घाव भरता और फिर छू लिन को रास्ते से हटाने के मौके ढूंढता। रुको, छू लिन ने अचानक कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? तुम डेविल बाओटियन ने अपनी आंखें फाड़ लीं, क्या बकवास कर रहे हो? चू लिन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे स्टोन चेंबर में मारना चाहते थे तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेविल बाओटियान तुरंत एक भयानक हमला करना चाहता था, लेकिन हालात उसके हक में नहीं थे, इसलिए उसने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। चू लिन, प्रिजन बर्निंग स्टार का लीडर मेरा बड़ा भाई है। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। जैसे ही ये खबर बाहर फैलेगी, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लोगों के बीच अचानक खलबली मच गई। प्रिजन बर्निंग स्टार एक बहुत ही मशहूर ईविल प्लैनेट था। वो एक सुपर प्लैनेट था। अगर वहां का कोई मामूली इंसान भी यहां आ जाए तो वो एक जीनियस कहलाता। और ये डेविल मैन बाओटियान सीधे प्रिजन बर्निंग स्टार के लीडर के साथ मिला हुआ था। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? छू लिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। यानफे के पसीने छूट रहे थे।
जब सब लोग छू लिन और बाओ टियान को घूर रहे थे तो वो बिना कोई आवाज किए पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? यान फेई का शरीर जम गया। चू लिन, हम एक ही प्लैनेट के साथी हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। छू लिन ने बेरुखी से कहा, जब तुमने मुझ पर हमला किया था तब क्या तुमने ये सोचा था? ये सुनकर यान फेई अचानक सुन पड़ गया। वो तो हमेशा से छू लिन के टुकड़े करना चाहता था। फिर भला छू लिन उस पर रहम क्यों करता? मर जाओ। जब चू लिन और यान फेई एक दूसरे के आमने सामने थे तभी डेविल मैन बाओ टियन अचानक फट पड़ा। उसके हाथों पर भारी जीन एनर्जी छा गई। जैसे ही चू लिन के अंदर एनर्जी दौड़ी, उस डेविल का पंजा अचानक आगे बढ़ा। आह आह! चू लिन ने अपनी उंगली घुमाई और फियर्स टूथ डीमन लायन ने फिर से जोरदार वार किया। यह हमला इतना तेज था कि उसने उस डेविल के बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। यान फेई के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। डेविल बाओ टियान मारा गया था। क्या अब उसकी बारी नहीं थी? यान फेई की आंखें और भी ठंडी हो गईं और उसने तेज आवाज में कहा, चू लिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने शरीर में मौजूद उस चीज से मुझे हरा दोगे? लेकिन छू लिन बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसने फियर्स टूथ की तरफ इशारा किया। एक दहाड़ के बाद उसके सफेद पंजे ने हवा को चीर दिया और अपनी भयानक पावर के साथ यान फेई की तरफ झपटा। मास्टर, मुझे बचाइए। यान फेई ने अपने मन ही मन अपने शरीर में मौजूद उस हस्ती से मदद मांगी। वो लगातार अपने उस मास्टर की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अब उस मास्टर के लिए भी हालात मुश्किल हो गए थे। ठीक है, मैं ये एक और बार कर सकता हूं, लेकिन यहां से निकलने के बाद मुझे अपने घाव भरने के लिए 10 लोगों का खून पीना होगा। यानफी के शरीर में मौजूद उस रहस्यमयी आवाज ने बड़े ही शांत और गहरे लहजे में कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। अपनी जान बचाने के लिए यानफे किसी भी हद तक जा सकता था। 10 लोगों का खून तो छोड़ो, अगर उसे 10 कुंवारी लड़कियों का खून भी ढूंढना पड़ता तो भी वो अपने शरीर में मौजूद उस मास्टर के लिए किसी भी तरह उसका इंतजाम कर देता। एक तेज कंपन हुआ। यानफे की बात खत्म होते ही उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आ गई और फिर उसके शरीर से एक बहुत ही पावरफुल जीन एनर्जी की लहरें फूट पड़ीं। ये लहरें लगातार बढ़ती जा रही थीं और अब उनकी पावर हवा में मौजूद उस फियर्स टूथ डीमन लायन के बराबर हो चुकी थी। स्वानवू फिस्ट। यानफे ने अपना मुक्का मारा। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि हवा में ही मुक्का मारने से एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में एक गूंज उठी। उस प्रेशर की लहरों को खुली आंखों से देखा जा सकता था, जो झील की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह चारों तरफ फैल रही थीं। लोगों की उम्मीद के उलट यानफे को ना तो गहरी चोट लगी और ना ही वो उड़कर दूर गिरा। वो बस थोड़ा सा पीछे हटा और सीधा खड़ा रहा। इस नज़ारे ने अचानक सबको हैरान कर दिया। जिस फियर्स टूथ डीमन लायन के वार ने बाओ टियान और हीजे की धज्जियां उड़ा दी थीं, उस भयानक वार को यानफे ने अपने हाथों से रोक लिया था। ये त्यांक्वान में मौजूद सिर्फ एक नकली ह्वेंगू था। ली युबाई की सिकुड़ी हुई आंखों में एक चमक दौड़ गई। सुना है कि यानफे और चू लिन दोनों एक ही वाइल्ड प्लैनेट से आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यहां तक पहुंच पाएंगे। लगता है वो प्लैनेट सच में कोई कमाल की जगह है। वहां से एक के बाद एक दो बेहतरीन टैलेंट्स निकल कर आए हैं। ली युबाई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यानफे और चू लिन डेड ब्लड डीमन स्टार में भी काफी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स माने जाते थे, लेकिन पता नहीं एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट के किरदारों के सामने वो कितने टिक पाएंगे। क्या? छू लिन भी हैरान था। पहले उसे बस शक था कि यानफे के शरीर में कुछ अजीब है, लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यानफे के शरीर में कोई चीज छुपी है। यानफे की ये पावर बिल्कुल भी उसकी अपनी नहीं थी। यानफे की एनर्जी तेजी से बढ़ी और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। वो बहुत ही भयानक और अजीब लग रहा था। छू लिन, हा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यानफे के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। ये मानना पड़ेगा कि अपने शरीर में मौजूद उस अजीब चीज के सहारे यानफे की ताकत बहुत बढ़ गई थी। तुम चाहे किसी और की पावर का कितना भी इस्तेमाल कर लो, आज तुम्हारी इस कुत्ते जैसी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। छू लिन ने अपना हाथ नीचे दबाया। हवा में मौजूद उस फियर्स टूथ डीमन लायन ने दहाड़ लगाई और एक तेज आंधी के साथ यानफे की तरफ झपटा। उस अजीब ताकत के सहारे यानफे ने अपनी जीन एनर्जी को भड़काया और सीधा उससे टकरा गया। अपने शरीर में मौजूद उस मिस्टीरियस हस्ती की मदद से उसने फियर्स टूथ डीमन लायन की ताकत को आसानी से रोक लिया। लोग पूरी तरह शॉक्ड थे। अभी थोड़ी देर पहले तक वो फियर्स टूथ डीमन लायन आराम से यानफे को पीछे धकेल सकता था, लेकिन अब वो दोनों बराबरी पर थे। यानफे में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। हाँ, यानफे पागलों की तरह हंसा। तुम मुझे नहीं मार सकते छू लिन, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है। जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बेरहमी क्या होती है। तो फिर मैं तुम्हें इसी बार मरने का मौका दे देता हूं। छू लिन ने अचानक हमला किया और तेजी से यानफे की तरफ भागा। छू लिन को अपनी तरफ आते देख यानफे बहुत खुश हुआ। अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। अब उसके शरीर में मौजूद उस मिस्टीरियस हस्ती की पावर श्वानजिंग रैंक के सेकंड डिजास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में छू लिन उसका सामना कैसे कर सकता था?
यान फे के अंदर मौजूद वो आत्मा चिल्लाई, भागो, वो लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, यहां पक्का कोई गड़बड़ है। यानफे पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसकी आंखों में खून सवार था। टीचर, आप उस लड़के को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। मेरी इस करंट स्टेट में वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर वो मारा गया तो फियर्स टूथ डीमन लायन का भूत अपने आप गायब हो जाएगा। तब शायद मुझे 5 एलिमेंट सेक्ट को इनहेरिट करने का मौका मिल जाए। ये मौका बहुत जरूरी था, ऐसा मौका किस्मत वालों को ही मिलता था। यानफे के शरीर में मौजूद वो मिस्टीरियस हस्ती भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। यानफे की बात में दम था। अगर चू लिन लगातार उस मुसीबत बने फियर्स टूथ डीमन लायन को कंट्रोल करता रहता तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अब वो सीधे अपनी फिजिकल बॉडी के साथ लड़ने आ रहा था, ऐसे में उसे जान से मारने का ये सबसे बढ़िया मौका था। चू लिन को अपने करीब आते देख यानफे का चेहरा एक खूंखार विलन जैसा हो गया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और अपनी सारी जीन एनर्जी बाहर निकाल दी। एक भयानक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। ये ताकत इतनी खतरनाक थी कि फियर्स टूथ डीमन लायन के लिए भी इसे सहना मुश्किल हो जाता। लेकिन तेजी से आगे बढ़ते चू लिन के चेहरे पर इस भयानक हमले को देखकर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक मजाक उड़ाने वाली चमक थी। यानफे अभी छू लिन की उन आंखों का मतलब समझ ही रहा था कि अचानक उसने छू लिन की आंखों से एक चमकता हुआ बिंदु बाहर निकलते देखा। वो लाइट स्पॉट हल्के से यानफे के सामने आकर गिर गया। एक तेज आवाज हुई। एक ग्रे रंग का बादल किसी पिंजरे से आजाद होकर यानफे के सामने झूलने लगा। उस डार्क ग्रे बादल को देखते ही यानफे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बुरी तरह कांप उठा। वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। मैदान में खड़े शेनक्वान लियांगवान से लेकर ब्लैक डेविल वानचुन तक सब के सब खौफ में थे। वो सभी अपने अपने प्लैनेट के काफी जानकार लोग थे और इस काले बादल से अनजान नहीं थे। स्टार डोमेन में पाए जाने वाले आम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वॉन्डरिंग स्पिरिट और गुइजी डार्क क्लाउड किसी भी जिंदा जीव के सबसे बड़े दुश्मन थे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वॉन्डरिंग स्पिरिट आसानी से टियानक्वान रैंक के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को निगल सकते थे और गुइजी डार्क क्लाउड तो श्वांजिंग रैंक के एक्सपर्ट्स को भी अपनी मर्जी से खा सकता था। भले ही ये गुइजी डार्क क्लाउड अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था, फिर भी उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। इस गुइजी डार्क क्लाउड के पीछे एक और भी खतरनाक ताकत मौजूद थी, जिसका जिक्र करना ही रोंगटे खड़े कर देता था। सुना था कि इसे कंट्रोल करने का एक सीक्रेट मेथड होता है, और आज चू लिन ने उसे सबके सामने सच साबित कर दिया था। ये चू लिन। लियांगवान समझ नहीं पा रहा था कि वो चू लिन को किन शब्दों में बयां करे। भले ही वो छोटा सा गुइजी डार्क क्लाउड अभी मैच्योर नहीं था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान उसे हराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ली युबाई के चेहरे पर जो एक चार्मिंग सी मुस्कान हमेशा रहती थी, वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी लंबी और सिकुड़ी हुई आंखों में अब एक गंभीरता थी। वो मिस्टीरियस बादल जो अनगिनत पावरफुल लोगों की जान ले सकता था, वो असल में चू लिन के हाथों में था। पूरे स्क्वायर में सन्नाटा छा गया था। जिस भी स्ट्रांग आदमी को थोड़ी बहुत जानकारी थी, वो खौफ से कांप रहा था। अगले ही पल जब उन्हें होश आया तो वो सब डर के मारे पीछे हटने लगे। अगर वो बादल उन्हें गलती से छू भी लेता तो उनका खेल वहीं खत्म था। स्क्वायर में मची उस भगदड़ और शोर शराबे के बीच यानफे भी होश में आया। उसकी पुतलियों में छाया खून का वो रंग फीका पड़ने लगा था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। यानफे भागो, ये गुइजी डार्क क्लाउड है, हम सब मारे जाएंगे। यानफे के अंदर मौजूद वो मिस्टीरियस हस्ती भी बुरी तरह डरी हुई थी। पहली बार उसे खौफ का एहसास हो रहा था। भले ही वो एक आत्मा के रूप में था, लेकिन इस गुइजी डार्क क्लाउड के सामने आने पर वो भी पूरी तरह से निगल लिया जाता। यानफे तुरंत पलटा और वहां से दुम दबाकर भागा। उसकी जीन एनर्जी हवा में बिखर गई और उसने एक रंग बिरंगा रेनबो सा बना दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। चू लिन ने ट्रू युआन सील फेंका और खुद बहुत दूर हट गया। गुइजी डार्क क्लाउड की नजरें यानफे पर टिकी थीं। अब वो इतनी आसानी से कैसे बच सकता था? वो गुइजी डार्क क्लाउड हवा में यानफे के पीछे भागा और उसने एक खुशी से भरी डरावनी आवाज निकाली। चू लिन आसमान में भागते उन दो बिंदुओं को घूर रहा था। उसने एक हल्की सी सांस ली। बात को ज्यादा खींचने से अच्छा था कि इस खेल को यहीं खत्म किया जाए। चू लिन ने अपनी उंगली चटकाई और एक वैनिशिंग थंडर तेजी से यानफे के पीछे दौड़ी। इसकी स्पीड यानफे से कहीं ज्यादा थी। यानफे के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने पलटकर हाथ आगे किया। उसके सामने एक लाइट शील्ड फैल गई। एक जोरदार धमाका हुआ। वो लाइट शील्ड टूट गई और उसके साथ ही वैनिशिंग थंडर भी खत्म हो गई। जिस पल वो लाइट शील्ड टूटी, यानफे की जीन एनर्जी अचानक से बहुत गिर गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि गुइजी डार्क क्लाउड ने उसे पकड़ लिया था। गुइजी डार्क क्लाउड सीधा यानफे के शरीर से टकराया। यानफे का चेहरा खौफ से भर गया था। सिर्फ एक सेकंड के अंदर यानफे के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी लालिमा छा गई। कड़क कड़क आवाजें गूंज उठीं। एक भयानक धमाका हुआ और पूरे आसमान में खून की धुंध छा गई। नहीं, उस खून की धुंध के बीच से खौफ में चीखती हुई एक बूढ़ी आवाज आई। फिर वो आवाज अचानक रुक गई। यानफे और वो आवाज दोनों ही गुइजी डार्क क्लाउड में समा गए थे। उसने उन्हें पूरी तरह निगल लिया था। खून की धुंध धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। वो गुइजी डार्क क्लाउड दोबारा उठा और हवा में तैरने लगा। फिर उसे नीचे से एक और भी दमदार खुशबू आई।
वो बादल उस महक की तरफ तेजी से नीचे उड़ने लगा, जैसे उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था। बचकर रहना, भागो! लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन छू लिन उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपनी चमकती हुई उंगली से इशारा किया, ट्रू युआन सील। गुइजी डार्क क्लाउड सीधा चू लिन से आकर टकराया, लेकिन वो उसके शरीर के अंदर घुसने के बजाय ट्रू युआन सील में समा गया। छू लिन ने उस चमकते हुए बिंदु को पकड़ा और उसे वापस बंद कर दिया। इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। बहुत सी आंखें छू लिन को घूर रही थीं, और अब वो और भी ज्यादा डर गए थे। अब ये गुइजी डार्क क्लाउड उन स्ट्रांग वॉरियर्स को भी निगल सकता था जो सेकंड डिजास्टर से बच निकले थे। अगर इस गुइजी डार्क क्लाउड को थोड़ा और पाला पोसा गया तो चू लिन पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। असल में चू लिन उतना भी पावरफुल नहीं था जितना लोग सोच रहे थे। अगर वो फियर्स टूथ डीमन लायन के भूत को समन नहीं कर पाता तो उसके लिए हालात काफी मुश्किल हो जाते। जहां तक उस गुइजी डार्क क्लाउड का सवाल था जिससे सब खौफ खा रहे थे, उसकी ताकत बेशक बहुत खतरनाक थी, लेकिन चू लिन जानता था कि जब गुइजी डार्क क्लाउड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैनिशिंग पावर और एनर्जी साइफन सप्रेशन की मदद से भी उसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। अगली बार ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला हथियार बन जाएगा। लड़ाई खत्म होते ही स्क्वायर में एक अजीब सी शांति छा गई। लियांग गुआन ने अपना गला साफ किया और थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे आया। हुयो हो चू लिन भाई, तुम तो सच में आम लोगों के बीच ड्रैगन एंड फीनिक्स की तरह हो। जब इस लड़ाई की खबर फैलेगी तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी ब्लडी लिस्ट में एंट्री लेने का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। चाहे कितने भी तरीके हों, ये बस किस्मत की बात है। छू लिन ने उनकी तरफ देखा। इन मास्टर्स में सबसे मिस्टीरियस इंसान लियांग गुआन था, जो लगभग ब्लैक डेविल वांचुन के ही बराबर था। आज तक किसी ने भी उनका असली खेल नहीं देखा था। डीमन टच की मदद से वो महसूस कर सकता था कि लियांग गुआन असल में डेविल बाओशिन और ड्रैगन स्पीयर हीजी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। ऐसे इंसान से बिना बात के पंगा नहीं लिया जा सकता था। अगर डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन और उसकी गैंग भी अभी उस पर एक साथ हमला कर देते तो उसे फियर्स टूथ डीमन लायन को समन करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि एक तरह से उसकी मदद ही की थी। इस दुनिया में जीतने वाला ही हमेशा राजा होता है। ब्लैक डेविल वांचुन ने धीरे से अपना मुंह खोला और गहरी आंखों से चू लिन की तरफ देखा। चू लिन, मैंने तुम्हें कम समझा था। अगर ये गलत टाइम ना होता तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फाइट करना पसंद करता। डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, ब्लैक डेविल वांचुन का ब्लडी अरीना में बहुत नाम है, लेकिन अगर तुम चू लिन भाई से मुकाबला करना चाहते हो तो नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ब्लैक डेविल वांचुन ने हल्की सी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। चू लिन ने भी धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसने केयरलेस होने की गलती नहीं की। उसके सामने खड़ा वो इंसान जो किसी लाश की तरह दुबला था, वो कोई मामूली आदमी नहीं था। हालांकि उसके पास जानकारी बहुत कम थी और सामने वाले के बारे में पता लगाना काफी मुश्किल था। लियांग गुआन हंसा और उसने वांचुन की तरफ देखा। मुझे इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी है कि तुम हमारे साउथ ईस्ट एरिया में क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हारा इलाका तो साउथ वेस्ट है। मैंने सुना है कि वहां के ट्रेजर्स यहां से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। साउथ वेस्ट में एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट वाले इंसान ने अपनी चाल चल दी है। वहां कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ये साउथ ईस्ट एरिया सबसे वीक है, तो जाहिर सी बात है मैं यहीं आकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वांचुन ने बड़े आराम से जवाब दिया। चू लिन चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे ब्लडी अरीना की सिचुएशन समझ आ गई। ब्लडी अरीना में हर तरह के ट्रेजर्स मौजूद थे। अगर कंपेटिटर्स को सबसे आगे निकलना था तो उन्हें इन ट्रेजर्स के लिए लड़ना ही होगा। इसलिए चाहे वो ब्लड डीमन स्टार हो या एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट, हर कोई इस ट्रेजर हंटिंग की रेस में शामिल होने वाला था। इस ब्लडी ट्रेजर प्लेस की ही तरह और भी कई जगहों पर बहुत से लोग इन चीजों के लिए आपस में लड़ रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन ने उन 5 ग्रीन ग्रे गेट्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और आग दिख रही थी। मैं पहले जाऊंगा। कुल्हाड़ी वाला वो शांत आदमी ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लडी स्टोन बाहर निकाला और अचानक उस ब्लडी स्टोन से खून जैसी लाल रोशनी चमकने लगी। जैसे ही ब्लडी स्टोन की रोशनी फैली, वो दरवाजा जिस पर लोगों ने इतने हमले किए थे और जो पहाड़ की तरह डटा हुआ था, वो अचानक से हल्का सा चमक उठा। ब्लडी स्टोन धीरे धीरे उसके हाथ से उड़कर बाहर निकला, धुंधला हुआ और कुछ अजीब से कैरेक्टर्स में बदलकर उस दरवाजे पर जा लगा। चरमराने की आवाज आई। उस टर्क्वाइज गेट में एक हल्की सी दरार खुल गई और उस जगह से रोशनी बाहर आने लगी। एक तेज आवाज हुई और पीठ पर कुल्हाड़ी लटकाए वो आदमी तुरंत उस दरवाजे के अंदर खिंच गया। उसके बाद वो ग्रीन ग्रे गेट वापस अपने उसी पुराने और धूल भरे रूप में आ गया। दरवाजे की रोशनी गायब होते ही लोगों की आंखों में निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लडी स्टोन वालों को ही अंदर जाने की एंट्री मिलेगी। यहां किसी और के लिए फायदा उठाने का कोई मौका नहीं था। हम भी चलते हैं। लियांग गुआन और वांचुन ने अपना ब्लडी स्टोन इस्तेमाल करके एक ग्रीन ग्रे गेट खोला और तेजी से वहां से निकल गए। स्क्वायर में खड़े बाकी लोग लालच और इच्छा भरी नजरों से ये सब देख रहे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी थीं। अगर उनके अंदर समझदारी और खौफ ना होता तो यहां अब तक खून खराबा शुरू हो चुका होता।
छू लिन ने आसपास घूरती हुई उन नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस कुछ हारे हुए लोगों की भीड़ थी जो इस सच्चाई को बदल नहीं सकते थे। अब जो होना था वो तय हो चुका था। 5 एलिमेंट सेक्ट का इनहेरिटेंस। चू लिन ने धीरे से बुदबुदाया और फिर उसके हाथ में मौजूद ब्लडी स्टोन चमक उठा। बचे हुए दोनों आखिरी गेट्स में रोशनी जल उठी। पर्पल मून, ध्यान रखना, अंदर खतरा हो सकता है। हाँ। पर्पल मून ने धीरे से सिर हिलाया और फिर वो दोनों उस ग्रीन ग्रे गेट के अंदर समा गए। खटखट की आवाजें आईं। जिस पल वो दरवाजा बंद होने वाला था, स्क्वायर में खड़े लगभग 10-12 लोगों के शरीर से अचानक जीन एनर्जी फूट पड़ी। चलो, उनके पीछे जाओ। आखिर कुछ लोग अपने लालच को रोक नहीं पाए। वो खून जैसी लाल आंखों के साथ चू लिन और पर्पल मून की तरफ दौड़े। वो उन पर हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि फ्री में अंदर घुसकर उस इनहेरिटेंस का हिस्सा बनना चाहते थे। चू लिन और पर्पल मून ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। धाड़ 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 की आवाजें गूंजीं। वो 10-12 लोग बिना किसी चेतावनी के हवा में फट गए और खून के फव्वारे में बदल गए। हवा में खून की बदबू फैल गई, जिसने आखिरकार स्क्वायर में खड़े बाकी लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लोगों की आंखों से वो लालच धीरे धीरे गायब हो गया और चू लिन और पर्पल मून की परछाइयां वहां से पूरी तरह गायब हो गईं। एक भारी आवाज हुई। वो टर्कोइज गेट पीछे खिसक कर हमेशा के लिए बंद हो गया। एक तेज गूंज हुई और रोशनी आंखों को चौंधियाने लगी। छू लिन ने अपने हाथ से आंखों को ढका और धीरे धीरे वहां के एनवायरनमेंट की आदत डालने लगा। हवा में मेटल की एक ऐसी गंध थी जिससे दम घुटने लगे और कानों में लगातार डोंग 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 की भारी आवाजें गूंज रही थीं। चू लिन को हल्का सा एहसास हुआ कि अगर उसके शरीर में जीन एनर्जी ना दौड़ रही होती तो उसे लगता जैसे वो पिछले जन्म में ब्लू स्टार की किसी फैक्ट्री में वापस आ गया हो। सामने के माहौल की आदत पड़ने के बाद चू लिन ने ध्यान से देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला मैकेनिकल प्रोसेसिंग प्लांट था। बिना किसी इंसान की मौजूदगी के उस प्रोडक्शन लाइन पर अजीबोगरीब पार्ट्स बनकर आ रहे थे। पास वाली प्रोडक्शन लाइन के करीब जाकर चू लिन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ये तो कोई मैकेनिकल आर्म लग रहा है। उसके मन में शक पैदा हुआ। भले ही उसने ब्लड स्टार में बड़ी बड़ी इमारतें देखी थीं, लेकिन इस तरह की फैक्ट्री वो पहली बार देख रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चू लिन को पूरा प्रोसेस साफ दिखाई देने लगा। रोबोट आर्म, रोबोट लेग, कोर चिप, वो पूरा का पूरा सिल्वर वाइट स्ट्रक्चर। ये असल में एक रोबोट फैक्ट्री थी जो लगातार काम कर रही थी। हजारों सालों से, न जाने कितने सालों से ये जगह बिना किसी इंसान के ऐसे ही चल रही थी। पता नहीं यहां कितने रोबोट्स बन चुके होंगे। छू लिन को जल्द ही इसका जवाब मिल गया। वर्कशॉप के आखिर में एक बहुत भारी दरवाजा था। छू लिन ने अपना पूरा जोर लगाया और वो दरवाजा चरमराती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। सिल्वर वाइट, उसकी आंखों के सामने बस सिल्वर वाइट रंग ही था। छू लिन के सामने एक ऐसी खाली जगह थी जिसका कोई अंत नहीं था। उस जगह में करोड़ों की तादाद में सिल्वर वाइट रोबोट्स खड़े थे। क्या ये उन हजारों सालों से चल रही वर्कशॉप का नतीजा था? उन सारे रोबोट्स ने एकदम एक साथ छू लिन की तरफ देखा। करोड़ों सिल्वर वाइट चेहरे चू लिन के सामने थे, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इंट्रूडर मिल गया, जान से मार दो। एक भयानक शोर मचा। बिना किसी चेतावनी के वो सारे सिल्वर वाइट रोबोट्स चू लिन की तरफ टूट पड़े। उन सब में ब्लड वॉरियर जितनी पावर थी। वैसे तो चू लिन किसी भी ब्लड वॉरियर को चींटियों की तरह मसल सकता था, लेकिन यहां करोड़ों की भीड़ थी जिसे रोकना नामुमकिन था। इतनी सारी चींटियां मिलकर एक हाथी को भी मार सकती थीं। गोल्डन बॉडी ऑफ द एब्सोल्यूट शैडो। चू लिन का शरीर कांप उठा और वो पूरी तरह से एक गोल्डन कलर में बदल गया। सैकड़ों रोबोट्स चू लिन के एकदम करीब पहुंच चुके थे। डिंग 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 की आवाजें गूंजीं। वो रोबोट्स चू लिन से टकराए और चू लिन को बस अपने चेस्ट पर एक हल्का सा हैमरिंग फील हुआ। ये सिल्वर और व्हाइट रोबोट्स छूते ही टूट रहे थे, लेकिन वो टायरलेस थे, गिनती में बहुत ज्यादा थे और उनके अंदर कोई डर नहीं था। यहां से दफा हो जाओ। जैसे ही चू लिन ने अपना हाथ घुमाया, वो गोल्डन पाम लगातार उन्हें पीटता रहा। ये बिल्कुल किसी चींटी को कुचलने जैसा था जिसने उस सिल्वर व्हाइट रोबोट को पीट पीट कर मेटल स्लैग के एक गोले में बदल दिया। हवा चीरने की आवाज आई। छू लिन ने केयरलेस होने की गलती नहीं की और सीधा आसमान में उड़ गया। जमीन पर मौजूद वो सिल्वर ओशन बस चू लिन को घूर सकता था और वो धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगा जहां चू लिन उड़कर जा रहा था। ये स्पेस बहुत बड़ा था। छू लिन वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो 10 घंटों से भी ज्यादा समय से उड़ रहा था और उसमें नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी। अगर कोई और इंसान इतने लंबे समय तक उड़ता तो उसकी जेनेटिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती। लेकिन चू लिन जानवरों के न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को तुरंत रिकवर कर सकता था। उसने उस मेटल ओशन की तरफ देखा जो अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अगर जीन एनर्जी कम पड़ गई और वो उन रोबोट्स के बीच फंस गया तो उसे कौन बचाएगा? भले ही उसकी जान न जाए, फिर भी वो बुरी तरह घायल तो हो ही जाएगा। किस्मत से उसके पास एनर्जी रिकवर करने का तरीका मौजूद था। छू लिन ने मन ही मन चैन की सांस ली। अगर उसके पास जीन पैनल ना होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं बच पाता। उस तरफ चू लिन को एक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई।
जहां तक उसकी नजर जा रही थी, आसमान में एक डार्क रेड एनर्जी हेलो तैर रहा था। छू लिन खुश हो गया, पोर्टल वहीं था। कुछ ही देर में जमीन पर मौजूद वो सिल्वर सी हिलने लगा और 3 विशाल मैकेनिकल बॉडीज जमीन फाड़कर बाहर निकलीं और जोर से दहाड़ी। जीन एनर्जी। छू लिन का दिल बैठ गया। उसने उस जायंट मैकेनिकल बॉडी से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील किया। ये कुछ अजीब था। इनकी पावर कम से कम टियानक्वान स्टेट के लेवल की थी। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। एक विशाल मैकेनिकल बॉडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक हवा में छलांग लगाई और एक ही हाथ से चू लिन को पकड़ने की कोशिश की। शेन्यू 9 चेंजेस। छू लिन तेजी से पीछे हटा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये टियानक्वान रेल्म नहीं था। इसके पास कम से कम हाई क्लास श्वानजिंग लेवल की पावर थी। अगर उसने चू लिन को पकड़ लिया तो जुइजिंग गोल्डन बॉडी के खुले होने के बावजूद वो कुचलकर राख बन जाएगा। खटाक की आवाज आई। छू लिन की पीठ में भयानक दर्द हुआ। एक विशाल आयरन बर्ड ने उसकी गोल्डन बैक पर अपनी चोंच मारी और उसे चीरते हुए उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। एक पल में वो आयरन बर्ड गायब हो गई। उसने हवा में छलांग लगाई और तेजी से पलटकर दोबारा चू लिन पर हमला करने के लिए नीचे आई। जमीन के अंदर से एक मैकेनिकल वर्म बाहर निकला। उसके टेढ़े मेढ़े दांतों वाले मुंह में एक ब्लू एनर्जी क्लस्टर इकट्ठा हो रहा था और उसका निशाना चू लिन पर था। फुंफकारने की आवाज गूंजी। छू लिन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके सामने एक रुकावट थी। पीछे एक दुश्मन पड़ा था और नीचे से एक हमलावर निशाना साधे हुए था। यह आखिरी सफर इतना मुश्किल कैसे हो सकता था? ट्वाइलाइट थंडर। शेन्यू 9 चेंजेस। चू लिन ने अपनी एनर्जी खर्च होने की कोई परवाह नहीं की और लगातार चकमा देता रहा, लेकिन उसकी पीठ, गर्दन और हाथों पर उन तेज आयरन बर्ड्स ने चोंच मार मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। उसका मांस धीरे धीरे नोचा जा रहा था। अगर चू लिन की स्पीड तेज न होती तो अब तक वो एक कंकाल में बदल चुका होता। उस मैकेनिकल जायंट बर्ड ने किसी चील की तरह एक तीखी चीख निकाली। वो मेटल बर्ड चू लिन के ठीक पीछे हवा में तैर रही थी और उसके मेटल वाले चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाला भाव था। तुम्हें ही तो मेरा इंतजार था। चू लिन की आंखों में एक खूंखार चमक आई। वैनिशिंग थंडर। चू लिन की उंगलियों से एक सिल्वर व्हाइट लाइट बीम बाहर निकली। भले ही वो आयरन बर्ड बहुत तेज थी, लेकिन वो लाइट की स्पीड से नहीं बच सकती थी। वो बर्ड दर्द से चीख उठी। उसके शरीर पर चिंगारियां फूटने लगीं और उसकी पीठ से काला धुआं निकलने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से भाग निकली। चू लिन ने उस भागती हुई आयरन बर्ड को देखा। भले ही वो एक मैकेनिकल बॉडी थी, लेकिन अक्ल आने के बाद उसे भी डर लगना शुरू हो गया था। एक तेज दहाड़ हुई। उसके पीछे मौजूद उस जायंट किंगकॉन्ग ने अपने कदम बढ़ाए और दहाड़ते हुए चू लिन के पीछे भागा। छू लिन ने और देर करने की हिम्मत नहीं की। वो डार्क रेड पोर्टल बिल्कुल सामने था। चलो! हवा तेजी से गूंजी। चू लिन के सामने बस 3 मीटर्स की दूरी पर वो डार्क रेड गेट था। तभी उस मैकेनिकल वर्म की एनर्जी रेस चू लिन की तरफ तेजी से बरसने लगी। एक जोरदार गूंज हुई। पूरा आसमान अचानक से चमक उठा। उस लाइट कॉलम ने सारी रुकावटों को चीर दिया। उस भयानक एनर्जी ने स्पेस को आयनाइज कर दिया और उस रोशनी ने कई मीटर्स चौड़ा एक ब्लैक बैरियर तक बना दिया। यहां तक कि स्पेस भी उस एनर्जी रे का वजन नहीं सह पा रहा था। एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। चारों तरफ एक जोरदार वाइब्रेशन होने लगी। चू लिन का पीछा कर रहे उस जायंट किंगकॉन्ग का शरीर उस एनर्जी बीम से आसानी से आर पार हो गया। वो दहाड़ते हुए जमीन पर गिरा और मेटल के एक ढेर में बदल गया। हाँ, तुम्हें मरना ही होगा। चू लिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत फैसला लिया, अपने पीछे एक एनर्जी साइफन फेंका और फिर सीधे उस डार्क रेड ट्रांसमिशन डोर के अंदर कूद गया। सिस्टम पैनल से एक क्विक मैसेज आया। The energy siphon has reached the maximum value and 100,000 points of vanishing power have been harvested. भयानक गूंज के साथ स्पेस को चीर देने वाली वो एनर्जी रेस चू लिन से टकराई और चू लिन सीधा उस डार्क रेड ट्रांसमिशन डोर में घुस गया। वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स अभी भी चू लिन की पीठ को छू रही थी। उसके नाक में कुछ जलने की बदबू आई। चू लिन को अपनी पीठ का दर्द फील भी नहीं हो रहा था। उसने बस इतना नोटिस किया कि उसका आधा शरीर सुन्न पड़ चुका था। ये सच में बहुत मुश्किल था, बहुत ही अलग। छू लिन ने भारी सांस ली और गाली दी। अगर उसने तेजी से भागकर अपने सारे कार्ड्स इस्तेमाल ना किए होते तो उसे इस इनहेरिटेंस को छोड़ना पड़ता और इस स्पेस से टेलीपोर्ट होकर भागना पड़ता। मुझे उम्मीद है जीवे ठीक होगी। छू लिन ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसने अपने मूड को ठीक किया और चारों तरफ देखने लगा। ये एक छोटा सा स्पेस था, लेकिन यहां वेपन्स, बुक्स, रिसोर्सेज और हर तरह की चीजें मौजूद थीं। छू लिन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। इन चीजों से एनर्जी निकल रही थी जो बाहरी दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। ये सभी वो ट्रेजर्स थे जो मिस्टीरियस वर्ल्ड को टक्कर दे सकते थे। स्पेस के आखिर में एक छोटा सा 3D रोबोट फैंटम खड़ा था जो मुश्किल से आधा मीटर ऊंचा था और किसी कार्टून इमेज जैसा लग रहा था। हेलो इनहेरिटेंस के टेस्टर, मेरा नाम ली है। तुम्हें इनहेरिटेंस टेस्ट पास करने पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। छू लिन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। इस ब्लडी ट्रेजर के अंदर और बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि एक पॉपुलर मार्शल आर्ट्स प्लैनेट ऐसा कुछ भी कर सकता है।
मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे। ब्लड स्टार किसी जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्टार हुआ करता था, लेकिन एक डिजास्टर के बाद लोगों ने टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ दिया और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर भी वो उस डिजास्टर से बच नहीं पाए और धीरे धीरे उनका खात्मा हो गया। उसके बाद स्टार क्लैन और स्टार मर्सनरीज ने उन्हें डेथ अरीना के रूप में चुन लिया। छू लिन की पलकें हल्की सी झपकीं। ब्लड स्टार की ये कहानी ब्लू स्टार से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। डिजास्टर? कैसा डिजास्टर? स्ट्रेंज बीस्ट। चू लिन थोड़ा शॉक्ड हुआ। आजकल के एग्जॉटिक एनिमल्स तो ह्यूमन वॉरियर्स के लिए बस एक खाने की तरह थे। उनमें से बहुत कम ही टियानक्वान लेवल के स्ट्रेंज एनिमल्स देख पाते थे। भला वो इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे? उस कार्टून वर्चुअल इमेज ने अपना अजीब सा मुंह खोला। तुम जिन बीस्ट्स को देखते हो वो तो बस इस यूनिवर्स का कचरा है। जो असल में पावरफुल होते हैं वो स्टार एलियन बीस्ट कहलाते हैं। उस कार्टून वर्चुअल शैडो की आंखों से लाइट और शैडो का एक ग्रुप निकला जो चू लिन के सामने तैरने लगा। अगले ही पल चू लिन ने वहां एक बहुत विशाल ऑक्टोपस मॉन्स्टर देखा। उस लाइट एंड शैडो में यूनिवर्स के खालीपन में एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर खड़ा था। उसके टेंटिकल्स ने एक ग्रीन प्लैनेट को पूरी तरह से जकड़ रखा था। उसके चेहरे पर एक शार्प सक्शन पाइप था जिसे उसने उस ग्रीन प्लैनेट के अंदर धंसा दिया। वो प्लैनेट के कोर से रेड मटेरियल चूसने लगा और देखते ही देखते वो ग्रीन प्लैनेट तेजी से खत्म होने लगा। छू लिन का पूरा शरीर कांप उठा। अगर स्टारी स्काई का ऐसा स्ट्रेंज बीस्ट कभी ब्लू स्टार से टकरा गया तो क्या ब्लू स्टार बच पाएगा? वो लाइट एंड शैडो तेजी से बदलने लगी। दूसरा बीस्ट किसी स्टार रॉक जैसा दिख रहा था। जब एक स्पेसशिप वैक्यूम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो स्टार रॉक जैसे उस विशाल बीस्ट ने अपना खूंखार मुंह खोला और एक ही झटके में पूरे स्पेसशिप को निगल लिया। तीसरा बीस्ट किसी टोड की तरह था। उसका बॉडी साइज बहुत छोटा था, लेकिन उसकी पीठ पर मौजूद स्क्विला बैग से लगातार फंगस स्पोर्स बाहर निकल रहे थे। पूरी दुनिया उस फंगस में डूब चुकी थी। जमीन, समंदर और जीव जंतु, चाहे वो कहीं भी हों, सब पर हर तरह के मशरूम्स उगाए थे। खासकर एक इंसान को फ्लामुलिना वेलिटीप से ढका देखकर चू लिन को उल्टी आने लगी। ऐसे और भी कई डेंजरस जानवर वहां मौजूद थे। उसकी आवाज एक प्लेफुल कार्टून टोन में थी, लेकिन उसमें इमोशन का कोई नामोनिशान नहीं था। इससे भी ज्यादा डेंजरस चीजें मौजूद हैं। वो लाइट एंड शैडो अभी भी चल रही थी। चू लिन ने उसमें 10 मीटर्स ऊंचा एक स्ट्रेंज एनिमल देखा। उस वीडियो के जरिए भी चू लिन महसूस कर सकता था कि वो बीस्ट खतरनाक एनर्जी से भरा हुआ था। अगर उसकी ह्यूमन बॉडी शेप ना होती तो वो बिल्कुल किसी ब्लड थर्स्टी जानवर जैसा लग रहा था। वो हमारे बीच घुल मिल चुके हैं। ये मॉन्स्टर्स हमारी ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। एक तरफ वो इंसानों से सीख रहे हैं और दूसरी तरफ इंसानों का ही शिकार कर रहे हैं। हम इंसानों के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा है, उसने कहा। छू लिन अचानक सिहर उठा। अगर ये सब सच था तो मैनकाइंड सच में एक बड़े डिजास्टर का सामना कर रही थी। उसने चू लिन को ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम नहीं दिया। उसने कहा, आयरन डेविल ने यहां 2 इनहेरिटेंसेस छोड़ी हैं और तुम सिर्फ एक चुन सकते हो। क्या तुम रेडी हो? चू लिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कंफ्यूजन को दबाया। वो तो बस एक छोटा सा टियानक्वान स्यूडो शुआनवू इंसान था जो इतनी सारी चीजों की फिक्र कर रहा था। जब आसमान गिरता है तो लंबे लोग उसे संभालने के लिए होते हैं। फिलहाल उसे बिना बात के परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो 2 इनहेरिटेंसेस कौन सी हैं? उसने हल्का सा अपना सिर घुमाया और बिना किसी इमोशन के एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। पहला ओरिजिनली डिजाइंड इनहेरिटेंस है आयरन क्वेंचिंग मैजिक गोल्ड फॉर्मूला। ये एक मैजिक मार्शल आर्ट है जो हर चीज से मेटल निकाल सकता है। इनहेरिटेंस हॉल में मौजूद मशीन टेम्पलेट की मदद से तुम किसी भी टाइम ब्लड लेवल और टियानक्वान लेवल रोबोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास काफी मेटल हो तो तुम मैकेनिकल वर्म्स, मैकेनिकल मैजिक बर्ड्स और मैकेनिकल किंग कॉन्ग भी तैयार कर सकते हो। छू लिन का मन ललचा गया। वो उस मैकेनिकल वर्म की एनर्जी बॉम्बार्डमेंट का कहर देख चुका था। अगर वो इस इनहेरिटेंस को चुनता तो वो पक्का वायलेंट सोल्जर्स की फौज खड़ी कर सकता था। फ्यूचर में उसके पास मैकेनिकल वर्म्स जैसे बड़े किलर्स होते। दूसरा खुद आयरन डेविल का इनहेरिटेंस है टाइटेनियम बॉडी। आयरन डेविल इस बात को मानता था कि कल्टिवेशन ही इवोल्यूशन है। टाइटेनियम बॉडी की कल्टिवेशन पूरी होने के बाद हर चीज इनविंसिबल हो जाती है, जो यूनिवर्स में बॉडी कल्टिवेट करने का सबसे स्ट्रांग तरीका है। अपनी बात पूरी करने के बाद उसके होंठ थोड़े टेढ़े हुए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो सोच लिया तुमने? तुम क्या चुनोगे? कल्टिवेशन ही एवोल्यूशन है। छू लिन की आंखों में एक चमक आ गई। अगर उसने ये लाइन ना सुनी होती तो वो पक्का उन स्ट्रांग रोबोट्स को चुनता। भले ही वो जायंट मशीन यूनिवर्स के पावरफुल लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन श्वांजिंग रेल्म में लौटने के लिए वो उसके लिए काफी थी। लेकिन कल्टिवेशन ही एवोल्यूशन है वाली बात चू लिन के दिल को छू गई थी और उसने उसके मन में घर कर लिया था। छू लिन थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया। उसका गला थोड़ा भारी हो गया। क्या सच में सिर्फ एक ही चुन सकते हैं? उसने मुंह खोला और हंसते हुए कहा, हाँ। चू लिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, तो फिर टाइटेनियम बॉडी दे दो। एक मुस्कान के साथ उसके दोनों तरफ 2 बॉक्सेस ऊपर उठे, एक लाल और एक नीला। वो नीला बॉक्स अचानक से फीका पड़कर सिकुड़ गया। चू लिन आगे बढ़कर उस नीले बॉक्स को लपकने के लिए बेताब था, लेकिन उसे वहां एक अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई।
चू लिन को अपनी समझदारी दिखाते हुए खुद को रोकना पड़ा और उसने उस नीले बॉक्स को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा। लाल बॉक्स धीरे से उठा और चू लिन के सामने एक बिल्कुल नया हैंड रिटन पैम्फलेट खुल गया। बिना कोई बात किए चू लिन ने सीधा उसे पकड़ा और अपने नैनो कंप्रेसर में डाल लिया। तुम्हारे पास अभी भी इस रूम में एक चीज चुनने का प्रिविलेज है। तुम अपने रिवॉर्ड के तौर पर एक चीज ले जा सकते हो। ध्यान से चुनना। चू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। सिर्फ एक ही चीज ले सकता हूं। उसे लगा था कि ये पूरा घर उसका हो गया है। चू लिन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अलग अलग फ्लक्चुएशंस के साथ चमक रही चीजों ने चू लिन को मुश्किल में डाल दिया था। उसे सब कुछ चाहिए था। अगर वो सबसे स्ट्रांग चीजों में से भी चुनता तो भी सबसे बेस्ट चीज सिलेक्ट करना उसके लिए मुश्किल था। चू लिन गहरी सोच में डूब गया, जबकि वो 3D इमेज बगल में अपना सिर टेढ़ा किए मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे चू लिन का यूं दुविधा में फंसना काफी मजेदार लग रहा था। चू लिन ने उसकी तरफ देखा और पलकें झपकाईं। उन दोनों की नजरें मिली और अचानक चू लिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या मैं तुम्हें चुन सकता हूं? ये तो कुछ अनरीजनेबल सा लग रहा है। चू लिन हंसा। तुमने ही तो कहा था कोई भी चीज। मैं तुम्हें चुनूंगा। मैं एक नॉन फिजिकल इंटेलिजेंट लाइफ हूं। जब तक मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तुम मुझे नहीं ले जा सकते। चू लिन ने सिर हिलाया, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने हल्का सा अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी सारी उम्मीदें यूनिवर्सल जीन पैनल पर टिका दी थीं। जब वो एक्सटिंक्शन के सोर्स को जीत सकता था तो इस चीज पर भी ट्राई किया जा सकता था। जीन पैनल पर एक विंडो पॉपअप हुई। डिस्कवर क्वांटम लाइफ। जिन द लाइफ डज नॉट हैव द ऑटोनॉमी, कैन बी कैप्चर्ड, येस, नो अरेस्ट, येस बाय नो। उसने अपना मुंह खोला और हंसते हुए कहा, तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, इनहेरिटेंस के टेस्टर। हाँ, चू लिन ने जवाब दिया। उसका चू लिन को चिढ़ाना अचानक बंद हो गया और वो 3D वर्चुअल शैडो एक गोले में सिमटकर सीधा चू लिन के माथे के अंदर घुस गई। नहीं, वो एक बेबसी भरी चीख थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आजादी हमेशा के लिए खो दी हो। क्यों छोटे उस्ताद, कैसा लग रहा है? चू लिन ने तंज कसते हुए पूछा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। चू लिन के नॉलेज सी के एक कोने में वो खुद में ही सिमटकर बैठ गया था। चू लिन के उसे एक्सेप्ट करते ही उस रूम में मौजूद सारे ट्रेजर्स और रिसोर्सेज झूठी चीजों की तरह बर्ताव करने लगे। वो सब लाइट एंड शैडो के एक गोले में बदलकर गायब हो गए और पूरा रूम खाली हो गया। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है और ये स्पेशल एनर्जी से भरा हुआ है। अगर तुम बिना प्रैक्टिस किए तुरंत यहां से चले गए तो इसे अरेंज करने वाले होस्ट की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चू लिन अपनी उसी जगह पर बैठ गया जहां वो खड़ा था और उस स्पेस की सारी जीन एनर्जी लगातार उसकी तरफ खींचने लगी। 3 दिनों की प्रैक्टिस के बाद चू लिन ने अपने नैनो कंप्रेसर से काफी सारा टियानक्वान क्रीम इस्तेमाल कर लिया था। इससे उसे श्वांजिंग रेल्म में लौटने की थ्रेशोल्ड साफ महसूस होने लगी थी। चू लिन बिल्कुल नहीं रुका और सीधा उस थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए आगे बढ़ा। हॉल की छत वैसे तो 10 मीटर्स ऊंची थी, लेकिन एक पर्पल ब्लैक बादल ने उस पर कब्जा कर लिया था और अब वो किसी शैडोलेस वॉइड जैसी लग रही थी। शेंशू डिजास्टर में एंट्री। अचानक वो चू लिन के माथे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी इस कंडीशन में तुम इस शेंकू डिजास्टर से जिंदा नहीं बच पाओगे। मेरी मानो तो अभी के अभी हार मान लो। बकवास बंद करो। चू लिन ने उसे पकड़ा और वापस अपने माथे के अंदर ठूंस दिया। वो साफ तौर पर एक क्वांटम लाइफ था, लेकिन चू लिन के उसे एक्सेप्ट करने के बाद वो किसी असली एंटिटी जैसा बन गया था। चू लिन ने बिना किसी दिक्कत के उसे वापस अंदर धकेल दिया। हाँ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसे माथे के अंदर धकेल दिया गया और उसकी आवाज अचानक दब गई। हवा तेजी से गूंजी। काले बादलों से एक पर्पल एनर्जी स्टॉर्म नीचे बरसने लगा। जब वो तूफान हॉल के स्टोन पिलर्स से गुजरा तो वो स्मूथ मार्बल के खंभे तेजी से पिघलने लगे। उन खंभों से लगातार मलबा गिर रहा था जो पलक झपकते ही प्लास्टर में बदल गया। वो अपने मन ही मन चिल्ला रहा था और बुरी तरह गालियां दे रहा था। जब चू लिन मरेगा तो वो आजाद हो जाएगा। जब तुम मेरी गाइडेंस नहीं सुनना चाहते तो तुम्हारा मरना ही ठीक है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चू लिन के शरीर से एक अजीब सिल्वर व्हाइट एनर्जी बाहर निकली और उसने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया। वो पर्पल एनर्जी स्टॉर्म उसे चीर ही नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? उसने खौफ से चू लिन के कॉन्शियसनेस सी की गहराई में देखा, जहां एक लाइट ग्रुप धीरे धीरे काम कर रहा था। सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट। तुम्हारे पास इस लेवल का टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन है। आखिर तुम हो कौन? चू लिन ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसे इस चीज से और इन्फॉर्मेशन न चाहिए होती तो वो इस कचरे के डिब्बे को अपने साथ लेकर ही क्यों घूमता? सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट, ये तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है। उन दिनों मैं इस लेवल से बस एक कदम दूर था। सिर्फ एक कदम दूर हा। चू लिन के दिमाग में वो लगातार ऐसे ही कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा। शेंशू डिजास्टर का वो पर्पल स्टॉर्म धीरे धीरे हल्का होने लगा। जब तूफान रुका और चू लिन खड़ा हुआ तो वो श्वंजिंग रेल्म में लौटने वाला एक स्ट्रांग वॉरियर बन चुका था। उसके शरीर का खून तेजी से उबल रहा था। ये इस बात का इशारा था कि उसका खून सुपरनैचुरल पावर्स में इवॉल्व हो रहा था।
वैनिशिंग सोर्स के शॉक से बाहर आने के बाद उसने देखा कि चू लिन के शरीर की हालत बहुत खराब थी। तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है, तुम्हें कुछ टाइम के लिए कल्टिवेट करना ही होगा। चू लिन ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब तक जीन पैनल कोई अलार्म नहीं देता तब तक सब ठीक था। चू लिन लगातार अपने शरीर के खून को गाइड कर रहा था। तभी एक परछाई गोल घूमी और चू लिन के पैरों के तलवों पर आकर टिक गई। एक गूंज उठी। उसका पहला लिनिएज टैलेंट सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका था। जीन पैनल पॉपअप विंडो। कंग्रेचुलेशंस ऑन द होस्ट्स मैजिक पावर, शैडो ऑफ डार्कनेस। चू लिन के पैरों के नीचे मौजूद वो डार्क शैडो हिलने लगी और ट्रांसल्यूसेंट शैडोज का एक ग्रुप बाहर आ गया। पहले वाली ईवल शैडो के मुकाबले इस शैडो की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा छुपने में माहिर हो गई थी। ये इम्पॉसिबल है, वो बुदबुदाया, लेकिन चू लिन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। चू लिन के शरीर में उबलता खून धीरे धीरे शांत हो गया। अगर सुपरनैचुरल पावर्स को जगाना था तो उसे धीरे धीरे खुद पर काम करना होगा। अब यहां से निकलने का टाइम आ गया है। चू लिन का शरीर हल्का सा हिला और वो उस नैरो स्पेस से बाहर निकल गया। ब्लडी ट्रेजर को खुले हुए काफी टाइम हो गया था और आने वाले महीनों में यहां और भी लोग घुसने वाले थे। ट्रेजर की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। उस ब्लडी टेम्पल में डेड ब्लड डीमंस के हर तरह के पावरफुल लोगों की भीड़ लग चुकी थी। कुछ लोग ट्रेजर्स पाकर बहुत खुश थे, जबकि बाकी लोग खाली हाथ लौट आए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। लालच से भरी नजरों के बीच कियोस मचना तो लाजमी था। एक बार लालच पैदा हो जाए तो वो लोगों के दिलों में घर कर लेता है। जल्द ही पूरी ब्लडी सिटी में अफरा तफरी मचने वाली थी। ब्लडी ट्रेजर से बहुत सारा माल लूटकर लाने वाले कई लोग जब आसमान में मौजूद दरवाजे से नीचे उतरेंगे तो उन्हें अपने ऊपर खून जैसी लाल आंखें घूरती हुई महसूस होंगी। मार डालो! एक भयानक दहाड़ गूंजी। खून के छींटे उड़े। ब्लड टेम्पल के हर कोने में खून खराबा और साजिशें चल रही थीं। आखिरी पल में कोई ट्रेजर किसी के हाथ लगता था, लेकिन हो सकता था कि अगले ही पल वो ट्रेजर किसी और का हो जाए। ये केओस तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि फोर्सेस का एक ग्रुप गोल्डन हॉल में दाखिल नहीं हो गया। एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट, आम भाषा में कहा जाए तो ये एक सुपर प्लैनेट था। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो ब्लड डीमन स्टार को दूर से ही कुचल सकते थे। एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट के जीनियसेस में वो टेरर पोटेंशियल था जिसे आम लोग छू भी नहीं सकते थे। उनके पैदा होने का लेवल ही बाकी लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचा था। सच कहा जाए तो ब्लड स्टार अरीना में हिस्सा लेना उनके लिए बस एक पासिंग शो था जहां उन्हें कुछ ट्रेजर्स बटोरने थे। एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट इस ब्लडी अरीना में सबसे खौफनाक चीज थी। वो जहां भी जाते किसी भी प्लैनेटरी फोर्स में उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती थी। उन फोर्सेस को अच्छे से पता था कि एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट से दुश्मनी मोल लेना उनके बस की बात नहीं है। बस हैरानी की बात यह थी कि ब्लडी टेम्पल पहुंचने के बाद इन ईवल फोर्सेस ने कोई ट्रेजर नहीं लूटा। वो बस चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उनका यह बर्ताव थोड़ा अजीब था, लेकिन जल्द ही खबर बाहर आ गई। मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट के कुछ लोग 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर्स का इंतजार कर रहे हैं। यहां के ब्लडी ट्रेजर में वही सबसे जरूरी चीज है। सुना है कि 5 एलिमेंट सेक्ट का इनहेरिटेंस 2 जगहों पर अकेले चू लिन ने हथिया लिया है। पता नहीं ये सच है या नहीं। ये सच है। आखिर में 5 गेट्स वाला एक स्क्वायर था। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। चू लिन ने डेविल बाओ टियान को मार डाला और ड्रैगन स्पीयर हीजी को हरा दिया। ये खबर हर जगह फैल चुकी है। बाप रे, क्या चू लिन इतना खतरनाक लड़का है? लोग आपस में खूब चर्चा कर रहे थे। खासकर जब किसी ने हारे हुए हे जी को देखा तो इस खबर पर पक्की मुहर लग गई। पूरी ब्लडी सिटी में चू लिन के ही चर्चे थे। ये लड़का सच में तहलका मचा सकता था। यहां तक कि साउथ ईस्ट रीजन के मास्टर भी उसका वार नहीं झेल पाए। उसने ये सब कैसे किया? एक जोरदार आवाज हुई। ब्लडी टेम्पल के सामने 3 फिगर्स आसमान से बाहर निकले। ये 5 एलिमेंट सेक्ट इनहेरिटेंस से लौटने वाले 3 लोग थे। डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन, ब्लैक डेविल वांचुन और कुल्हाड़ी वाला वो शांत आदमी। एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट के लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। डिवाइन फिस्ट लियांग गुआन और ब्लैक डेविल वांचुन, हाँ तुम लोग जा सकते हो। प्रिजन बर्निंग स्टार। लियांग गुआन और वांचुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि उनके पीछे कौन सी फोर्सेस खड़ी हैं। प्रिजन बर्निंग स्टार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उनके पीछे खड़ी पावर भी कम नहीं थी। लियांग गुआन और वांचुन ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना सिर झुकाया और वहां से निकल गए। डेविल बाओ टियान असल में प्रिजन बर्निंग स्टार का ही आदमी था। चू लिन पक्का मुसीबत में फंसने वाला था। बड़ी कुल्हाड़ी वाला वो स्ट्रांग आदमी बिल्कुल शांत था और वहां से जाने के लिए मुड़ा। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? एक्सट्रीमली ईवल प्लैनेट की तरफ खड़े उस आदमी ने धीरे से कहा। तुम्हें जो इनहेरिटेंस मिला है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो पहले मेरे हाथ में मौजूद इस कुल्हाड़ी से बात करो। ओपन द माउंटेन। उस स्ट्रांग आदमी ने बिना कोई बात माने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। वो सीधा प्रिजन बर्निंग स्टार के लीडर के मुंह पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। मौत को बुलावा दे रहे हो? प्रिजन बर्निंग स्टार की तरफ सबसे ऊपर बैठे उस आदमी ने अपना हाथ नीचे दबाया और आग का एक बादल तेजी से नीचे गिरा। आग का वो बादल ब्लडी टेम्पल के सेंटर के ऊपर से गुजरा और पूरी फ्लोर जलकर राख में बदल गई।
आह आह। उस फायर होल के नीचे आग में जलते हुए कुछ लोग तड़प रहे थे और जमीन पर लौट रहे थे। उनके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। कुल्हाड़ी पकड़े उस आदमी ने आग को रोकने के लिए अपनी पूरी जीन एनर्जी बाहर निकाल दी, लेकिन वो आग उस जीन एनर्जी के संपर्क में आते ही और भी भयानक तरीके से भड़क उठी। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, प्रिजन फायर स्टार के लीडर ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुल्हाड़ी वाले उस आदमी के हाथ से लाइट फिल्म का एक गोला खींचकर बाहर निकाल लिया। बढ़िया चीज है। उसने फुंफकारते हुए उस लाइट को अपनी बाहों में रख लिया और फिर से चुपचाप इंतजार करने लगा। उसने सुना था कि ब्लडी ट्रेजर में एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है जिसके पास 2 इनहेरिटेंसेस मौजूद हैं। सिर्फ एक हमला। वहां खड़े बाकी लोग इतने कमजोर पड़ गए कि वो लगभग जमीन पर ही गिर पड़े। पीठ पर विशाल कुल्हाड़ी लटकाए वो गंदा सा आदमी कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो ऐसा इंसान था जिसने साउथ ईस्ट रीजन में श्वांजिंग में लौटने वाले कई स्ट्रांग वॉरियर्स को मार गिराया था और एक मास्टर की रेप्यूटेशन हासिल की थी। लेकिन एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट वालों के हाथों वो बस एक ही हमले में खत्म हो गया। जिन लोगों को छूलिन से थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। एक्सट्रीमली ईविल प्लैनेट का नाम ही लोगों के दिलों में एक भारी खौफ पैदा करने के लिए काफी था। ब्लडी स्क्वायर में एक पर्पल परछाई चुपचाप और अकेले खड़ी थी। उसके सामने 1 दर्जन से भी ज्यादा लाशें पड़ी थीं जिन्हें किसी तेज नाइफ से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पर्पल मून बिल्कुल शांत और अकेले खड़ी थी और उसकी पावर अब श्वांजिंग रेल्म तक पहुंच चुकी थी। पर्पल कोर रेस की वो मेहनत अभी तक पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई थी। कम से कम श्वांजिंग में लौटने के शुरुआती स्टेजेस तक उसे अपने प्रमोशन की कोई फिक्र नहीं करनी थी। एक तेज दहाड़ हुई। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और छू लिन बाहर निकला। तुम बाहर आ गए। पर्पल मून के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वापस अंदर आओ, छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या हुआ? पर्पल मून थोड़ी हैरान थी। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। अगर हमें पूरी तरह से वापस जाना है तो ब्लडी टेम्पल का दरवाजा सेफ नहीं रहेगा। पर्पल मून ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चलो पहले इनहेरिटेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जियुए के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। इनहेरिटेंस को डाइजेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था। भले ही उसके पास पर्पल कोर फैमिली की मेहनत का सपोर्ट था, फिर भी वो बस थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट कर पाई थी। मैजिक पावर इनहेरिटेंस का असली मतलब समझना इतना भी आसान नहीं था। छू लिन के शरीर में मौजूद उस आवाज ने भी अपना मुंह खोला और हंसने लगा। टाइटेनियम बॉडी की प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इसमें एंट्री लेने के लिए दिन के उजाले में अपनी बॉडी को घिसना होगा। फिर तुम्हें हर दिन लगातार 3 सालों तक प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर तुम्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी। उसके बाद तुम हा। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन जल्द ही उसकी वो हंसी गायब हो गई। छू लिन ने तेजी से उस मैन्यूस्क्रिप्ट को खत्म कर लिया। उसकी जीन एनर्जी ने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली थी और अपने आप ही उस नॉलेज को मेथड्स और एक्सपीरियंस में बदलना शुरू कर दिया। एक गूंज उठी। छू लिन के शरीर पर छाई वो पेल वाइट गोल्ड चमक बस एक शुरुआत थी, लेकिन उसकी हार्डनेस जूइंग गोल्डन बॉडी को भी पार कर चुकी थी। क्या? वो बुरी तरह हैरान था। उस कार्टून कैरेक्टर की बड़ी बड़ी आंखें अब और भी ज्यादा फैल गई थीं। उसने पहली बार ऐसा जीनियस देखा था। ये किसी इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। झनझनाहट की आवाज आई। छू लिन का शरीर दोबारा चमक उठा और वो पेल वाइट गोल्ड अब थोड़े और ब्राइट वाइट गोल्ड में बदल गया। उसका शरीर थोड़ा सा सिकुड़ भी गया था, लेकिन छू लिन इससे बिल्कुल खुश नहीं था। इसके बजाय उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई थीं। क्या बात है? हम इसके आगे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपनी हजारों सालों की इंटेलिजेंट लाइफ में उसने पहली बार किसी को इतनी फास्ट ट्रेनिंग स्पीड के साथ देखा था। यहां तक कि आयरन डेविल के सिखाए गए डिसाइपल्स भी इतनी तेजी से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। लेकिन छू लिन ने मन ही मन उससे पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कमी है? उसने अपना सिर झुका लिया और छू लिन को जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। छू लिन के बार बार पूछने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि झूठ कैसे बोले। वो लड़खड़ाते हुए बोला, वहां एक मेटल फोर्स थी। मैंने हजारों सालों तक इंतजार किया और मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसे खा लिया। छू लिन एकदम सुन रह गया। छू लिन ने उसे बाहर निकालकर बिल्कुल सही काम किया था। वरना छू लिन को कभी समझ नहीं आता कि आयरन डेविल ने इनहेरिटेंस तो दे दी, लेकिन कोई कल्टिवेशन रिसोर्सेज क्यों नहीं छोड़े। छू लिन ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब तुम्हें धीरे धीरे मेरा ये कर्ज चुकाना होगा। ब्लडी टेम्पल बहुत ही शानदार लग रहा था। हॉल के सबसे आगे प्रिजन बर्निंग स्टार की टीम का लीडर खड़ा था। उसने लाल रंग का एक रोप पहना हुआ था जो लावा की तरह धीरे धीरे बह रहा था और उसमें से जानलेवा गर्मी निकल रही थी। आम लोगों के उसे छूने की तो बात ही छोड़िए, अगर वो उसके थोड़ा करीब भी जाते तो उनके कपड़े और बाल एक ही पल में जलकर राख हो जाते। उसके बगल में एक आदमी बैठा था जो चमकदार आर्मर से ढका हुआ था। उसकी आंखों को छोड़कर उसका पूरा शरीर ग्रेनाइट से बना हुआ लग रहा था। उसका शरीर बहुत भारी था और उसकी हर हरकत में एक भयानक ताकत महसूस हो रही थी। वैंग मिंग, मैं 30 दिनों से ज्यादा समय से इंतजार कर रहा हूं और अब ब्लडी फाइटिंग के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम्हें पता है ना कि हमने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है।
आग जैसे कपड़े पहने उस आदमी की आवाज़ बहुत भारी थी। बात करते हुए उसके मुंह से जलती हुई सांसें निकल रही थीं जो किसी फ्लेम फेस जनरेशन की तरह लग रही थीं। वांग मिंग असल में डेविल बाओ टियान के गुर्गों में से एक था। प्रिजन बर्निंग स्टार से मिलने वाले रिवॉर्ड की खातिर उसने स्क्वायर में हुए पूरे कांड का सच बताने की हिम्मत जुटाई थी। इस समय वांग मिंग के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उस फायर आर्मर वाले आदमी के पास होने की वजह से था या उसकी बातों में छिपी चेतावनी से वो डर गया था। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। सेनयान भाई, वो लड़का बहुत चालाक है। उसने पक्का जानबूझकर इतना टाइम लगाया होगा। सेनयान के चेहरे पर गुस्से के निशान देखकर वांग मिंग ने जल्दी जल्दी आगे कहा, मुझे पता है कि बड़े भाई सेनयान और क्वांगलियांग प्रैक्टिस करने और जंग की तैयारी के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन उस चूलिन नाम के लड़के के पास 5 एलिमेंट सेक्ट की इनहेरिटेंस की 2 कॉपीज मौजूद हैं। जैसे ही आप उसका खेल खत्म करेंगे वो दोनों इनहेरिटेंसेज आप दोनों भाइयों की हो जाएंगी। उसके बाद ब्लडी फाइट जीतना और भी आसान हो जाएगा। ये बातें सुनकर सेनयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और वांग मिंग की तरफ देखकर बोला, लड़के, तुम्हें बात करना अच्छे से आता है। ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। वांग मिंग का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा। आखिर इतनी मेहनत करने का और क्या मकसद था? क्या बड़े बॉस ने बिल्कुल वही नहीं कहा जो वो सुनना चाहता था? सेनयान एक आलसी सी मुस्कान के साथ पीछे की तरफ लेट गया। छूलिन, हाँ ब्लैक हॉर्स जीनियस। मुझे अपनी जिंदगी में उन टैलेंट्स को बड़े होने से पहले ही बुरी तरह कुचलने में सबसे ज्यादा मजा आता है। उस स्टोन मैन का मुंह भी फटा हुआ था। उसका मुंह आम लोगों की तरह मांस और खून का नहीं बना था, बल्कि वो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ था। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में एक अजीब सी लहर चारों तरफ फैल गई। सेनयान और क्वांगलियांग दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक खूंखार और पागलों वाली खुशी छा गई। आखिरकार वो लड़का आ ही गया, वो शिकार जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उनके शरीर से अचानक भारी जेनेटिक एनर्जी फूट पड़ी। पूरा हॉल गूंजने और कांपने लगा और धीरे धीरे आग की लपटों में बदल गया। उन दोनों की फिगर्स को देखकर वांग मिंग भी होश में आया और फिर उसने एक कुटिल मुस्कान दी। क्या छूलिन पागल नहीं था? वो ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस था कि ईवल प्लैनेट के स्ट्रांग लोगों के सामने वाइल्ड प्लैनेट का वो कचरा कैसे टिक पाएगा। आज छूलिन को अपनी मौत के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे।